हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रूआइस एंड पीसीएस। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर जिसके जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे बेसिक इंट्रोडक्शन टू इंडियन एग्रीकल्चर। हम लोगों ने एग्रीकल्चर के कंसेप्ट को जाना था, उसके मीनिंग को जाना था, ये भी जाना था कि एग्रीकल्चर के दायरे के अंदर सिर्फ खेती बाड़ी या फिर क्रॉप्स को उगाना, फसल को उगाना नहीं आता, और भी चीज़ें रिलेटेड टू वेरियस काइंड ऑफ एनिमल एक्टिविटीज़ ये सब भी कवर होता है। फूल पौधे उगाना, परफ्यूमरी सेक्टर के लिए कुछ एरोमेटिक प्लांट्स उगाना, ये सब मधुमक्खियों का पशुपालन करना, ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। इवन सिल्कवॉर्म वगैरह भी कवर होता है। फिर हमने पढ़ा कि कौन कौन से प्रोमिनेंट फैक्टर्स हैं जो कि एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, उन फैक्टर्स को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा था। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। देखो, ये जो टॉपिक है ना, इस पूरी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद रिगार्ड टू मेंस। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन यूपीएससी ने क्या करा था, यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स के पैटर्न के अंदर एक चेंज इंट्रोड्यूस करा था साल 2020 में। अब यूपीएससी ने ये तो बोल नहीं रखा है कि एग्रीकल्चर पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन स्टूडेंट्स को इतना पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी जो है, और पेपर 3 के अंदर जो, चलो पहले बात करते हैं ज्योग्राफी की। प्रीलिम्स का पेपर है तो ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी में क्या होता है कि एग्रीकल्चर कवर होता है, लेकिन दुनिया की ऐसी कोई भी बुक नहीं है जिसके अंदर जो ज्योग्राफी है उसके अंदर एग्रीकल्चर जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर हो। अब क्या होता है, यूपीएससी ने साल 2020 से एक गेम खेलना शुरू करा स्टूडेंट्स के साथ। उसका दायरा बेसिकली इस चीज़ को लेकर बदल गया कि जो मेंस के सिलेबस के पार्ट है ना, जीएस पेपर 2 और 3, जीएस पेपर 1, 2 और 3, ये गेम इसने खेलना शुरू कर दिया था 2019 से। 2019 में इसने पहली बार जो सोशियोलॉजी की जो बुक्स होती हैं इंडियन सोसाइटी की क्लास 12 की, वहां से प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पुट करना शुरू करे इसने। अब सोसाइटी आप जानते हो प्रीलिम्स का पार्ट नहीं होता है। फिर इसने 2020 में जो गेम खेला वो गेम चेंजर गेम था। यूपीएससी ने मार्क्सिज्म और गांधीज्म के बारे में जो है वो कंपैरिजन वो ड्रॉ करवाया। अगेन वो एक मेंस ओरिएंटेड पार्ट होता है। जो पॉलिटिकल थ्योरी की जो बुक होती है 11वीं क्लास की, हालांकि वो चीज वहां पर गिवन है, लेकिन कोई भी पर्सन उसको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ता। सिमिलरली उसी साल 2020 में अगर किसी कैंडिडेट का प्रीलिम्स का पेपर क्लियर हो सकता था तो वो सिर्फ एग्रीकल्चर के क्वेश्चन के बेसिस पे क्लियर हो सकता था। अब एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है वो, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, प्रीलिम्स का पार्ट तो है नहीं, लेकिन वो जीएस पेपर 3 के अंदर गिवन है, जो कि हमने डिस्कस करा था ये 4 टॉपिक्स। ठीक है, लैंड रिफॉर्म चलो फिर भी पर्सन एक इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ रहा तो वो पढ़ लेगा थोड़ा बहुत, लेकिन प्रोमिनेंट तरीके से ना ही इकोनॉमिक्स ना ही ज्योग्राफी प्रीलिम्स के सब्जेक्ट में, सिलेबस में, किसी भी किताब के अंदर ये 4 टॉपिक्स कवर नहीं होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। यूपीएससी ने तब से लेकर 2019, 20, 21, 22 और 23 के पेपर में जो चीज़ें लोगों को मुश्किल लग रही हैं वो इसलिए लग रही हैं, मैं आपको उसका एक रीज़न बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट अगर आप समझ सको तो। प्रीलिम्स का पेपर लेंदी इसलिए होने लगा है क्योंकि मेंस के स्टैटिक पोर्शन की स्टेटमेंट्स ना प्रीलिम्स के अंदर आती हैं। अब प्रीलिम्स के अंदर प्रीलिम्स का सिलेबस हटकर जो मेंस ओरिएंटेड सिलेबस है यूपीएससी अब उसको लेकर आ रहा है। 2023 में अगर आपने निगाह मारी हो पेपर के अंदर तो सिक्योरिटी के भी क्वेश्चन थे, डिजास्टर मैनेजमेंट के भी क्वेश्चन थे। अब ये चीज अभी आपको समझ में नहीं आएगी, वो इसलिए क्योंकि आपको पहले स्टैटिक पार्ट इसका कवर करना पड़ेगा। जैसा कि मैं अपनी जबान पर अडिग रहता हूं, मेरी हमेशा वही जबान रहेगी, स्टैटिक सिलेबस इज द की, चाहे वो प्रीलिम्स का चाहे वो मेंस का हो। और यूपीएससी अब सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीजें पूछकर ना एग्जॉस्ट हो चुका है। वो ये चाहता है कि भले ही ये जो क्वेश्चन पेपर है वो गोले भरने का, एमसीक्यू मार्क करने का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन अगर आप प्रीलिम्स में बैठ रहे हो, यूपीएससी की साफ हिंट मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूं, ये वाली बात बहुत अच्छे से बता सकता हूं। मैं 3 साल की मेहनत कर ये वाली बात आपको बता रहा हूं। यूपीएससी का साफ तरीके से जिस प्रकार के क्वेश्चन वो बना रहे हैं, साफ इशारा है कि आप प्रीलिम्स में बैठने से पहले मेंस का स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करके बैठो, तभी हम आपको मानेंगे कि आपके अंदर एक रियल एडमिनिस्ट्रेटर है। क्योंकि प्रीलिम्स को प्रिपेयर करने के बाद अगर आप मेंस प्रिपेयर करने फ्रेश तरीके से जा रहे हो तो यू आर नॉट अ रियल कैंडिडेट। इसलिए वो मेंस की सिलेबस की स्टैटिक पोर्शन के पार्ट को प्रीलिम्स के अंदर कोड करता है बीच में। अब ये चीज सोसाइटी में इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, पॉलिटिकल थ्योरी में इंट्रोड्यूस हो चुकी थी,
जो कंसेप्ट होते हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जैसे मार्क्सिज्म गांधीज्म उसने पूछा, इस तरीके की चीज़ें उसको पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। और ये चीज़ यूपीएससी ने 2020 से एग्रीकल्चर में करी और 2023 के पेपर में सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी करी। इसलिए ये वाला जो पोर्शन है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसको मैं जितने बार इसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करूं उतने बार ये कम होगा। आगे बढ़ने से पहले डिस्कशन तो आप कर ही लोगे आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले मैं ज़रा कुछ चीज़ों से रूबरू करवाऊँ आपको। सबसे पहले हम टॉपिक पर आ जाते हैं। ये कौन सा टॉपिक होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर क्रॉप्स क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग इरिगेशन, ये तो इकोनॉमी है। ये देखो, primitive subsistence agriculture, intensive subsistence agriculture, commercial agriculture, intensive and extensive cultivation। श्रेया शाइनी क्वेश्चन देख रहे हो, व्हाट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ठीक है। अब मेंस है तो एप्लीकेशन तो आएगा ही, हाउ इज इट हेल्पफुल टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया, ठीक है। माइक्रो इरिगेशन, अभी मैंने पूरी पीडीएफ क्लिक नहीं करी है, अभी आगे मैंने और कर ली है, लेकिन इसके अंदर आप ये चीज़ें देखो, मिक्स फार्मिंग, स्पेशलाइज फार्मिंग, आपका जो है यहाँ पर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर वगैरह। अगर आप इसको देखो, जिसके बारे में हमारे पास जितने अभी तक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं सबके सोर्स हैं, आप ये क्वेश्चन देखो 2022, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 2016 से कंसिस्टेंट तरीके से यूपीएससी इस चीज़ को टारगेट कर रहा है, कंसिस्टेंट तरीके से, और एक भी साल उसने मिस नहीं करा, बल्कि हर एक साल के अंदर 2-2, 3-3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपको। 2023 में भी था। अब ये ऑब्वियसली बात है, ये हमारे पास है नहीं यहाँ पर अवेलेबल अभी, क्योंकि 23 का पेपर रिसेंटली हुआ था, ये वीडियो पर अपडेटेड नहीं है, 2023 वाले क्वेश्चंस नहीं है इसके अंदर। लेकिन ये टॉपिक अब आप सोच सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपका ये वाला पार्ट। और जो भी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में इंडिया के अंदर जो कवर करवाऊंगा, ये पेज नंबर 3 से लेकर पेज नंबर 13 तक जाते हैं। सो यू कैन इमेजिन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है, क्योंकि हम बहुत एक्सटेंसिव तरीके से उसको कवर करेंगे, और बहुत मतलब हॉरिजॉन्टल भी कवरेज हमारी ज़्यादा होगी, वर्टिकल इन डेप्थ भी हम लोग ज़्यादा जाएंगे, ठीक है। अब ये आपकी हेल्प बहुत करेगा, और प्रीलिम्स के अंदर इससे भर भर कर क्वेश्चन आ चुके हैं। ये मैंने आपको रूबरू करवा दिया इस टॉपिक से। अब आप खुद डिसाइड कर लेना कि आप इसको कितने अच्छे से कवर करना चाहते हो। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं जब किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बक 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 करता हूँ तो समझ जाया करो, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। इस पूरी बुक में से अगर आप सारे पन्ने फाड़ दो तो मैं आपको ये कहूँगा, अगर एक पेज निकालना हो ना मुझे, तो वो इस टॉपिक का पेज निकालूंगा मैं। ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो रिवील करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। और ये पूरी बुक पढ़ने के बाद मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ, सारे टॉपिक्स देखने के बाद ये वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन इंडिया, अब आराम से समझो इसको, सारे आपको बातें समझ में आ जाएगी, क्योंकि अब आप बन जाओ 10th क्लास वाले एसएसटी वाले स्टूडेंट, ठीक है। ये 10वीं क्लास में सब कुछ पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, बस आप थोड़ा सा लेवल अप करके हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। लेवल अप इन द सेंस आपकी एज के हिसाब से आपका कोई लेवल अप नहीं होगा, लेकिन बस ये कि टॉपिक की कवरेज हॉरिजॉन्टल, वाइड कवरेज और वर्टिकल इन डेप्थ कवरेज काफ़ी ज़्यादा करेंगे हम लोग। तो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन इंडिया, भारत के अंदर बहुत सारी तरह की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है, विच आर प्रेवलेंट बिकॉज अलग अलग जो एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस होती हैं, हमने पढ़ा था ऑलरेडी इसको, शाइनी श्रेया पढ़ा था हमने, कि जो जैसी रिलीफ बदलेगा, क्लाइमेट बदलेगा, है ना, टोपोग्राफी जो बदलेगी वो उसकी बेसिस पर वो चीज़ हो जाएगा। और क्या था, सॉइल बदलेगा, जैसे कॉटन जो है वो सिर्फ ब्लैक सॉइल के अंदर ही ग्रो कर सकती है। ऐसे ही जो हिली टेरेन जो स्लोप्स हैं वहाँ पर प्लांटेशन क्रॉप्स लाइक टी एंड कॉफ़ी बहुत अच्छे से उगाए जाते हैं, राइट। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस फार्मर्स का, जहाँ पर कास्ट का एक एंगल आता है, जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होती है, लैंड होल्डिंग फार्मर्स के पास ऐसे कम होगी तो उनका इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ा सा पुअर और वल्नरेबल वाला हो सकता है। क्लाइमेटिक रीजन्स, सारे जो फसलें हैं वो हर तरह के क्लाइमेट सीजन में नहीं उगाई जा सकते। जैसे श्रेया, वीट की खेती करने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 17 to 20 डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल कितनी चाहिए, 75 to 100 सेंटीमीटर। वेरी गुड, ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना। ये देखो क्या, ये रहा 17 to 20 डिग्री सेल्सियस और 75 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, शाबाश, ठीक है।
उसके बाद कल्चर। कल्चर में हमने ये पढ़ा था, कल्चर के अंदर बहुत, कल्चर मतलब ब्रॉड एम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर रिलीजन भी कवर हो जाता है। जैसे कभी कभार किसी दिन को इनऑस्पिशियस मानकर खेती बाड़ी वहाँ पर नहीं होती है, औरतों को बहुत सारे एग्रीकल्चर टूल्स नहीं टच करने दिए जाते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि पोस्ट हार्वेस्टिंग सीजन में, पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद बेसिकली क्या होता है, पोस्ट हार्वेस्टिंग सिनेरियो के अंदर बड़े सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करे जाते हैं, लाइक बैसाखी, लोहड़ी, पोंगल एक्सेट्रा। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें रिलीजियस टर्म्स में, तो कुछ कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो होती हैं, नहीं, जब सोइंग हो जाती है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और भगवान से प्रार्थनाएं और तमन्ना करते हैं कि हमारी फसल अच्छी रहे। कॉन्टिन्यूसली दे डिवोट देमसेल्फ टुवर्ड्स गॉड। ये सब कुछ हमने पढ़ा था ना, बिल्कुल डिट्टो ये वाली बात। हो गया कोई रिलीजन ये। In many parts of the country, the entire farming cycle is marked by ritual practices which include prayer and showing gratitude towards the god। मतलब वही के मतलब वो करना, भगवान का शुक्रिया अदा करना। कल्चर में फिर एक अगर मैं इसके अंदर डाल दूं कि बहुत सारे कल्चर जो है वो विमेन के रोल को रिकॉग्नाइज करते हैं एग्रीकल्चर। श्रेया ज़रा इलेबोरेट करना इस पॉइंट को, विमेन का रोल कैसे मतलब हाईलाइट होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, जब मेल काउंटर पार्ट्स उनके शहरों में चले जाते हैं काम वाम करने। वेरी गुड। ठीक है। 80% जो गांव की जो औरतें हैं वो जो है खेती बाड़ी वाले सेक्टर के अंदर वो इन्वॉल्व है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जब उनके मिल काउंटर पार्ट होते हैं वो शहरों में चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करने। ठीक है। अब इन सब के बेसिस पर अलग अलग प्रकार की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं अलग अलग रीजन में। ज़रा अगर मैं आपसे बोलूँ तो आप लोग क्या कहोगे शाइनी कि ये सब कुछ कैसे होता है कुणाल? टोपोग्राफी को देखते हुए, लैंडफॉर्म को देखते हुए, क्लाइमेट को देखते हुए, सॉइल को देखते हुए, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखते हुए, जेंडर स्टेटस को देखते हुए, रिलीजियस सिंबल्स को देखते हुए, एजुकेशनल स्टेटस को देखते हुए, और एक फार्मर्स के पास कितनी लैंड होल्डिंग्स हैं, इन सबको देखते हुए। तो बेसिकली 7 फैक्टर्स थे, है ना, जो हमने पढ़े थे। तो वो क्या क्या थे श्रेया? 7 फैक्टर। एक सबसे पहले अपना आता है कौन सा फैक्टर आता है? ये फिजिकल फैक्टर्स, जिसके अंदर रिलीफ, सॉइल, टेम्परेचर और ये सॉइल कंडीशंस और ये सब कुछ आता है। ठीक है, कवर होता है, टोपोग्राफी वगैरह। ठीक है। उसके बाद कौन से फैक्टर आते हैं? इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, जिसके अंदर जो बेसिकली जो फार्म लैंड होल्डिंग साइज कितना है फार्मर्स वगैरह का, ये कवर होता है। उसके बाद तीसरा फैक्टर कौन सा आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं 6 फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर, आई थिंक, है ना। इसके अंदर 6 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो क्रेडिट चाहिए होता है। उसके बाद इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए होंगी, फिर पावर सप्लाई चाहिए होगा, है ना, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगा। ठीक है। उसके बाद अपना आता है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, जिसके अंदर ये जेंडर कवर होता है, कास्ट कवर होता है, विमेन का फैक्टर कवर होता है, एजुकेशन कवर होता है, और कौन सा बोला? रिलीजन और एजुकेशन कवर होता है। फिर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं, जिसके अंदर HYV वैरायटी ऑफ सीड्स की बात होती है ना, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की बात होती है, फिर हाँ पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, ये सब कुछ कवर होता है उसके अंदर। और ये जो स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स होते हैं इनकी बात होती है, एग्रीटेक स्टार्टअप्स। ठीक है, स्टार्टअप्स। फिर उसके बाद बात होती है किसके, कौन से फैक्टर की? मार्केट डिमांड की बात होती है उसके बाद, है ना। यही सारे फैक्टर्स हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज, एक गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है, किस सरकार का सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो बात करते हैं फिर उसके बाद सबसे पहले टाइप ऑफ एग्रीकल्चर का, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, इट इज ग्रोन फॉर द ओन कंजम्पशन ऑफ द फार्मर। सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। क्या लिखा है मैंने? ये को क्यों लिख दिया मैंने? खुद का गुजारा करने के लिए जो खेतीबाड़ी करी जाती है शाइनी, वो होता है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। यहां पर फार्मर इज नॉट कंसर्न्ड विद मार्केटिंग ऑफ
या फिर सेलिंग ऑफ हिज और हर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फार्मर इसके साथ कंसर्न नहीं है। वो इतना पर्याप्त मात्रा के अंदर उगा लेना चाहता है, ग्रो कर लेना चाहता है कि उसका और उसके परिवार का अगली क्रॉपिंग साइकिल तक पेट भर सके, राइट। बच जाए तो अलग बात है, लेकिन यहां पर मकसद है ही नहीं, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है ये खुद के कंजम्पशन के लिए ग्रो होता है, और फार्मर के खुद के कंजम्पशन के लिए और उसके परिवार के लिए। यहां पर जो किसान होता है ही और शी यूजली डज नॉट प्रैक्टिस फार्म मैकेनाइजेशन, ठीक है। यहां पर बहुत सारी हैवी मशीनरी वगैरह यूज नहीं करी जाती है, उसका कोई यूज नहीं है ना। जब खुद का मतलब खुद के लिए अनाज प्रोड्यूस करना है, अपनी फैमिली के लिए अनाज प्रोड्यूस करना है, तो फैमिली मेंबर जो है वो लेबर के तौर पर खेतों में लग जाएंगे और मेहनत करके, कमर तोड़ जी तोड़ मेहनत करके एक क्रॉपिंग सीजन में अपने लिए इतना पर्याप्त मात्रा के अंदर उगा लेंगे कि अच्छी खासी बोरी भरकर अनाज जो है वो गोडाउन्स में या घर के वरांडे, किचन में, हॉल में, हर जगह पर वो इंस्टॉल हो जाएगा और वो आराम से अपना पेट भर सकते हैं। कुछ महीनों के लिए, पूरे साल के लिए, आधे साल के लिए, डिपेंड करता है कि मतलब कितने टाइम की कितनी बड़ी खेती उन्होंने करी और कितना बड़ा लैंड उनके पास अवेलेबल है। तो फार्म मैकेनाइजेशन वो क्यों ही करेंगे? ये इन्वेस्टमेंट अगर वो श्रेया करेंगे तो उनकी जेब से पैसा नहीं जाएगा, फालतू की किस्तें नहीं जाएंगी, और वो भरेंगे कैसे? क्योंकि कुछ बेच तो रहे नहीं है वो। कितने फार्मर आपको ऐसा लगता है कि एक ही बार में फार्म मैकेनाइजेशन खरीद कर ले आते होंगे? शाइनी, जैद, कितने फार्मर आपको ऐसे लगते हैं कि इंडिया के अंदर एक ही बार में जो उन्होंने कैपिटल गुड सोचा, लाइक ट्रैक्टर्स वगैरह, हार्वेस्टर, एक ही बार में ले आते होंगे पूरी डाउन पेमेंट एक साथ देकर? बहुत कम है ना। तो फार्मर एम्प्लॉयज हिज और हर फैमिली मेंबर्स फॉर लेबर वर्क रिलेटेड टू फार्मिंग। अब ये जो है ये दो कैटेगरी में क्लासिफाई हो सकता है। 10th क्लास की एसएसटी याद करो अपनी, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये वर्ड तो सुने होंगे श्रेया। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। अच्छा, प्रिमिटिव वर्ड क्या होता है? कोई भी चीज जो बहुत प्राचीन काल से चली आ रही हो, है ना, जिसको प्रैक्टिस सिर्फ आज के जमाने के लोग नहीं, हमारे पूर्वज भी करते थे। ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कब से चला आ रहा है? मैं आपको नाम भी बता देता हूं उसका, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। जरा पूनम दैया की बुक पे जाके रिकॉल करवाओ मुझे। हाँ, कब से, कौन सी एज, कौन सी? न्यूलिथिक एज, मतलब इंसान ने खेतीबाड़ी करना प्रॉपर तरीके से वापस स्टार्ट करी थी। आप क्या लो काइंड ऑफ, मतलब पेलियोलिथिक के बाद मतलब शुरू हो गया था ये सिलसिला। न्यूलिथिक से थोड़ा सा पहले और न्यूलिथिक के बाद तो चरम सीमा पर दौड़ पड़ा था, और तब से लेकर के आज तक चलता है ये। बिल्कुल। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, इट इज ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। फटाफट से मुझे बता दो यहां पर क्या प्रक्रिया होती है। ये है मेरे पास एक बड़ा पैच ऑफ लैंड, फॉरेस्ट लैंड या कुछ भी करके, जिसको पहले मैंने आग लगाकर खेतीबाड़ी का लैंड बना दिया। अब मैं इसको 4 फेजेस के अंदर डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। मैंने सबसे पहले खेती करी यहां पर 5 सालों के लिए। अब क्या करूं मैं इसको? कितने बेरहम हो तुम लोग, है ना। जला दो, चलो जला दिया आपके कहने पे। फिर इसको छोड़ दूं, फैलो लैंड बनाकर छोड़ दूं उसको। नेक्स्ट वाले पे खेतीबाड़ी करी, 5 साल तक यहां पर खेतीबाड़ी करी। उसके बाद इसको भी जला दिया। उसके बाद हम आए यहां पर तीसरे पर, फिर चौथे पर। तब तक जो पहला वाला लैंड है और दूसरा वाला लैंड है वो दोबारा से किसके लिए रेडी हो गए? दोबारा से वो कल्टीवेशन के लिए रेडी हो गए। क्या हो गया? दोबारा से वो कल्टीवेशन के लिए रेडी हो गया, राइट। ऐसे ही होता है। दिस इज नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। और ये जो हमने जलाया, हमें बेसिकली सॉइल को रिजुविनेट करने के लिए क्या चाहिए था? इस
जले हुए जो लैंड है, इससे जो ऐश थी, इसकी जो, यस, पोटैश ऐश, इसके अंदर जो ऐश था, जो राख थी, उसके अंदर एक एलिमेंट था पोटैश। और ये जो पोटैश ऐश थी, दिस इज कंसिडर्ड एज गुड टू रिजुविनेट द सॉइल एंड इंप्रूव फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। क्योंकि पोटैश बेसिकली क्या सर्व करता है सॉइल के लिए? एज वेरी प्रोमिनेंट न्यूट्रिएंट, जो कि फर्टिलिटी को रीगेन करने में मदद करेगा। ठीक है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि टाइम साइकिल आप क्या चुनते हो, क्या नहीं चुनते हो। ये ना लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं होता, फिजिबल नहीं होता। पता है वाली बात? आप बार बार ऐसे करके साइकिल को रोटेट नहीं कर सकते एक जगह पर। आपको बहुत लंबे लंबे ड्यूरेशन के लिए छोड़ना पड़ता है लैंड। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर किस वजह से सफर करता है? क्या ये हर रीजन में प्रैक्टिस हो सकता है? दिमाग लगाओ अपना। सिर्फ हमें खेत को जलाकर छोड़ना है, हर रीजन में प्रैक्टिस नहीं हो सकता ये। क्यों? वेरी गुड। सारे फार्मर्स के पास उतनी क्या नहीं है, उतनी लैंड होल्डिंग्स नहीं है। लैंड होल्डिंग्स क्यों खत्म हो गई हैं शाइनी? कम क्यों हो गई हैं? खत्म क्या क्यों कम हो गई हैं? फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग की वजह से। और ये सिलसिला कैसे स्टार्ट हुआ श्रेया हमारे देश में? ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की वजह से। ठीक है, इट इज ऑल लैंड रिफॉर्म्स की वजह से, जो कि सरकार ने इंट्रोड्यूस करे थे, है ना, जिसमें उन्होंने लैंड जो है बांटे थे। श्रेया, क्या चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन में? साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। जितना बड़ा आपका साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, उतनी ज्यादा प्रोडक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इट इज प्रैक्टिस बाय ट्राइबल पीपल हमारे देश के बड़े सारे राज्यों के अंदर। फीचर क्या होता है इस प्रकार के एग्रीकल्चर का? नंबर 1, जो वेजिटेशन होती है उसको क्लियर कर दिया जाता है आग लगाकर, और जो राख उससे बनती है वो फर्टिलिटी ऐड करती है सॉइल में। क्यों? उस राख में क्या होता है? पोटैश। कल्टीवेटेड पैचेस जो होते हैं लैंड के, छोटे छोटे, जो मतलब जो जमीन का जो टुकड़ा है, दे आर वेरी स्मॉल, 0.5 to 1 हेक्टर, आधे हेक्टर से लेकर 1 हेक्टर तक। एंड कल्टीवेशन इज डन विद वेरी प्रिमिटिव टूल्स सच एज स्टिक्स एंड होस, सिकल, प्लो, वुडन प्लो। ठीक है, यानी कि यहां पर फार्मर्स के पास क्या नहीं होता? मैकेनाइज्ड टूल्स। यहां पर जनरली काम कैसे होता है? एक और चीज आप लिख सकते हो, क्योंकि मैकेनाइज्ड टूल्स की मदद से नहीं होता, तो ये वाला काम होता है लेबर इंटेंसिव वर्क। लेबर इंटेंसिव का उल्टा क्या होता है अगर मैकेनाइज्ड टूल्स यहां पर यूज होते तो? कैपिटल इंटेंसिव। यहां पर मैनुअल लेबर ज्यादा एम्प्लॉयड होती है। मच मैनुअल लेबर इज यूज्ड इन लैंड क्लियरेंस एंड रिजल्टेंट प्रोड्यूस इज सफिशिएंट फॉर ओनली फ्यू पीपल ओनली। गिने चुने लोगों के लिए, मतलब वो जो जमीन के टुकड़े से जितनी भी प्रोडक्टिविटी होगी वो गिने चुने लोगों के लिए ही पर्याप्त होगी, सबके लिए नहीं पर्याप्त होगी। क्लियर है? 3 से 5 साल के बाद क्या होता है? ऐसा करा क्या हो जाता है, मतलब इसके पीछे रीजन क्या है? 3 से 5 साल के बाद क्या होता है? जो सॉइल होती है एक जगह पर, वहां पर जब प्रोडक्शन हो रही होती है, कल्टीवेशन हो रही होती है, सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज कर देता है और फार्मर को दूसरे पार्ट में शिफ्ट होना पड़ता है, एंड दे नीड टू क्लियर अदर पैच ऑफ द फॉरेस्ट फॉर कल्टीवेशन।
लेकिन उस उस पैच ऑफ लैंड को जहां पर कल्टीवेशन होती थी उसको जलाने के बाद उसको फैलो लैंड बनाकर, अनटच्ड लैंड बनाकर कुछ समय के लिए फार्मर को उसको छोड़ना पड़ता है, और उसकी फर्टिलिटी रीजुविनेट होने के बाद द फार्मर along with his or her family may return to the earlier patch after some time. रूल तो कुछ भी नहीं होता खेती बाड़ी में, लेकिन ये बोला जा रहा है जनरली यहां पर रूट क्रॉप्स आर ग्रोन. पीपल ग्रो क्रॉप्स लाइक टेपियोका, केसावा और मैनियोक, yams, corn, maize, millet, upland rice, beans and bananas. ये सारे फूड कैसे होते हैं? जनरली इनमें क्या होता है? स्टार्च. और जनरली जिनमें स्टार्च होता है वो कैसे फूड होते हैं? कार्बोहाइड्रेट रिच. और क्या वो जिन फूड्स में स्टार्च होता है, क्या वो ऐसे फूड डायबिटिक या शुगर पेशेंट को खाने चाहिए? नहीं, अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि स्टार्च इज जनरली रिलेटेड टू शुगरी एलिमेंट्स. ठीक है, ब्रेकडाउन होता है. तो पीपल ग्रो क्रॉप्स लाइक टेपियोका, ये मैं आपको दिखाता हूं. टेपियोका इज द स्टार्च एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैसावा रूट. और अगला देखो यहां पर कैसावा ही है. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट प्योर कार्ब्स एंड कंटेन्स वेरी लिटिल प्रोटीन. इसको मैनियोक भी कहते हैं. फाइबर और अदर न्यूट्रिएंट्स. टेपियोका हैज रिसेंटली बिकम पॉपुलर एज अ ग्लूटेन फ्री ऑल्टरनेटिव टू व्हीट एंड अदर ग्रेन्स. ठीक है, इसको अगर आप हिंदी में देखोगे, हिंदी में तो कुछ नहीं है. हाँ, ये इससे साबूदाना बनता है बेसिकली. ये हमने पढ़ा भी था PMFIS के अंदर, याद होगा. ये रहा. इसे ऐसे कर करके पहले इसका आटा बना लो, और उसके बाद प्रोसेसिंग होकर फर्दर इसकी इस प्रकार की ये छोटी छोटी गोलियां बन जाती हैं, जिसको व्रत में लोग खाते हैं, विच इज पॉपुलरली नोन एज टेपियोका पर्ल्स या फिर साबूदाना. ये रहा, देख पा रहे हो, साबूदाना या फिर टेपियोका पर्ल्स. इसके कई लोग आपने सुने होंगे साबूदाना के वड़े खाते हैं, साबूदाना की खिचड़ी खाते हैं, है ना, व्रत में खाई जाती है. कैसावा ये रूट होती है जो कि आप अभी देख रहे थे. इसी से वो आप पिस पिस कर ये आटा बनेगा, और इसी आटे की वो पर्ल्स बनेंगी, वो गोलियां बनेंगी. ठीक है, और इसको मैनियोइक भी कहते हैं. मैनियोइक सेम चीज़ है. और ये रॉ फॉर्म में कुछ ऐसा है ये. कैसावा cassava is the most important starchy root crop grown in the tropics and is mainly cultivated in the southern peninsular India. Introduced during 17th century by Portuguese, the crop played a significant role to overcome food shortage among the low-income group people of Kerala. श्रेय इसको नोट डाउन करना, शाइनी लिखो इसको ज़रा, इम्पॉर्टेंट है ये. ठीक है, मुझे ये बाद में दे देना श्रेया, शाइनी. ठीक है, इसको यहाँ पर भी डाल देता हूँ. ठीक है, पोर्चुगीज ने इंट्रोड्यूस करा था, क्योंकि पोर्चुगीज ने वो इंट्रोड्यूस करा था
उसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ये जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट पीटर, ठीक है। तो यूपीएससी ने उसके बारे में 2019 में क्वेश्चन पूछा था, सॉल्ट पीटर। ऐसे ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। मैंने आज पहली बार जाना क्योंकि, इसलिए मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करी। मैंने नहीं पढ़ा ये वाले फैक्ट को कि इसको पोर्चुगीज ने 17th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस करा था, एंड इट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल टू ओवरकम फूड शॉर्टेज अमंग द लो इनकम ग्रुप पीपल ऑफ केरला, ठीक है। और ये सदर्न इंडियन पेनिनसुला में उगाया जाता है, ये भी नहीं पता था मुझे, ठीक है। उसके बाद यैम्स, कॉर्न और मेज। कॉर्न और मेज तो एक ही चीज़ होती है, यैम्स। यैम है बेसिकली आपका शकरकंद, ठीक है। उसकी तरह होता है, मतलब स्वीट पोटैटो की तरह ही होता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसके अंदर स्वीट पोटैटो और यैम में। ये स्वीट पोटैटो जो शकरकंद होता है वो स्मूथ ऑरेंज थिन स्किन का होता है, ये रफ ब्राउन स्केली स्किन का होता है। ये ऑरेंज वाइट और पर्पल फ्लैश होता है इसका, इसका वाइट फ्लैश होता है। शॉर्ट एंड ब्लॉकी विद टेपर्ड एंड्स, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल विद टोज, मॉइस्ट एंड स्वीट, ड्राई एंड स्टार्ची, ग्रोन इन यूएस, इंपोर्टेड फ्रॉम कैरेबियन, एडिबल पार्ट कॉल्ड रूट, एडिबल पार्ट कॉल्ड ट्यूबर। ओके, हाँ है कुल मिलाकर वही चीज़ है, ठीक है। यम का फूड, अच्छा शकरकंद की तरह ही खाते हैं लोग इसे, टोस्टेड स्पाइस रब, ठीक है। शकरकंद की तरह ही खाते हैं लोग इसे। कॉर्न और मेज तो आप जानते ही हो, मक्का। इस पे कुछ साल पहले किसका अटैक हुआ था, कौन से पेस्ट अटैक हुआ था इसके ऊपर, फॉल फॉल आर्मी वॉर्म, ठीक है। मिलेट, मिलेट एक जनरल टर्म होती है, कोई एक क्रॉप नहीं होता है ना, कैटेगरी होती है ये। मिलेट बेसिकली दे आर अ ग्रुप ऑफ अ स्मॉल राउंड होल ग्रेन्स ग्रोन इन इंडिया, नाइजीरिया एंड सम अदर एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है। ये सारे के सारे मिलेट्स होते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, ये ठीक है। अपलैंड राइस, अपलैंड राइस का मतलब क्या है, ये कोई अलग से कोई चावल नहीं है, ये बेसिकली कहाँ उगाए जा रहे हैं चावल, ये देखो। अपलैंड राइस ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राई राइस इज अ वेराइटी ऑफ राइस ग्रोन ऑन ड्राई सॉइल रेदर देन फ्लडेड राइस पैडीज। जनरली चावल को उगाने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, लेकिन ये ऐसे रीजन में उगाए जा रहे हैं जहां पर सॉइल कैसी है, नमी वाली है, फिर ड्राई है, ड्राई है, ये इंपॉर्टेंट है अगेन। श्रेयस का भी नोट बना के मुझे फटाफट से दे देना क्लास के बाद। तो अपलैंड राइस ड्राई राइस होता है, इट इज़ अ वैरायटी ऑफ राइस ग्रोन ऑन ड्राई सॉइल रेदर देन फ्लडेड राइस पैडीज, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अगर हम देखें, ये देखो, यहाँ ये भीगे नहीं हुए हैं खेत पूरे के पूरे, ठीक है। पूरे के पूरे क्या सॉइली जैसे आपको दिख रही है कि ड्राई है, और चावल मतलब सही उगते हैं इससे। अब वो कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखा जाता है, कॉम्बिनेशन कैसा देखा जाता है कि सबसे पहले तो क्लाइमेट कैसा है, टोपोग्राफी कैसी है, सॉइल कैसा है,
उसके बेसिस पर फिर ये वाली चीज़ करी जाती है। India has about 7.1 million hectares under rainfed upland rice, of which 6.2 million hectares are located in the eastern region, covering the states of Assam, Bihar, West Bengal, Odisha, and eastern parts of Madhya Pradesh and यूपी। अच्छा, ये काफ़ी सारी जगह पर उगता है ये। ये अपलैंड राइस के बारे में ही फैक्ट है, ठीक है। उसके बाद बीन्स एंड बनानास। बीन्स तो आप जानते हो, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती है कि नहीं, ये एक पहला टर्म है। राजमा वगैरह आपके जो भी होते हैं, किडनी बीन्स, रेड बीन्स, ग्रीन बीन्स, ये सारे के सारे अलग अलग तरह के बीन्स जो आपके होते हैं, ये दे आर रिच इन प्रोटीन। ओके, दे आर रिच इन प्रोटीन। तो ये जनरली सारे के सारे चीज़ें कैसी थी, दे आर मेनली स्टार्ची फूड्स। इनके अंदर स्टार्च कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, और इनको हम लोग क्या कहते हैं, ये हैं सारे के सारे रूट क्रॉप्स, ठीक है। सारे के सारे नहीं, मतलब जनरली ये रूट क्रॉप्स होते हैं। जब हम बात करते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की, तो उसके अंदर रूट क्रॉप्स उगाए जाते हैं। अब मुझे अब आप एक बात बताओ, मैंने आपको सारे फोटोज़ के साथ दिखाए, सारे फैक्ट्स बताए, सब कुछ करवाया मैंने आपको इसके बारे में। इसमें मैन पावर ज़्यादा लगेगी या फिर मशीन्स की पावर ज़्यादा लगेगी? मैन पावर, है ना। तो यानी कि ये जनरली ये क्रॉप्स कैसे हुए जिनके अंदर हमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स की आवश्यकता है, या फिर लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम चल जाएगा हमारा? लेबर इंटेंसिव से काम चल जाएगा, और वो भी बहुत बेहतरीन चल जाएगा। तो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज दैट द साइकिल ऑफ झूम बिकम्स लेस एंड लेस ड्यू टू द लॉस ऑफ फर्टिलिटी इन डिफरेंट पार्सल्स ऑफ लैंड, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की एक दिक्कत ये रहती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लॉन्ग टाइम के अंदर बार बार नहीं करा जा सकता। द साइकिल ऑफ झूम बिकम्स लेस एंड लेस ड्यू टू द लॉस ऑफ फर्टिलिटी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लैंड। आप कितने बार जला जलाकर, कितने बार घूम घूम कर आओगे वहां पर? एक टाइम ऐसा आएगा कि जलने के बाद भी वो जो ऐश है ना, वो पोटैश अगर रिलीज कर भी देगी तब भी सॉइल मना कर देगी उसके न्यूट्रिशन को ऑब्जॉर्व करने से। ये रिजुविनेट ही नहीं होगी सॉइल, ठीक है। भारत के अंदर शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है, इट इज प्रैक्टिस इन स्मॉल पैचेस इन स्मॉल पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन्स, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड सम पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, ठीक है। यानी कि महाराष्ट्र, केरला वगैरह की साइड थोड़ा सा मान लो, ये एमपी वाला रीजन थोड़ा सा मान लो, और ये असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ये रीजन थोड़ा सा मान लो। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हमारे देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। सबसे कॉमन जो आप जानते हो, झूम कल्टीवेशन, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बोला जाता है ये शब्द। पामलू मणिपुर, बेवार एंड धैया मध्य प्रदेश, जो उसका बुंदेलखंड रीजन है, और बुंदेलखंड रीजन मध्य प्रदेश का टच होता है यूपी के साथ। दीपा छत्तीसगढ़, बस्तर डिस्ट्रिक्ट, याद रखना, छत्तीसगढ़ में बस्तर डिस्ट्रिक्ट और मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड रीजन, यही वो नाम है। एंटायर नाम, एंटायर कोनोटेशन में देना पूरा मध्य प्रदेश, पूरा छत्तीसगढ़, ऐसा नहीं है। कुरुवा झारखंड, वालरे या फिर वोल्ट्रे साउथ ईस्टर्न राजस्थान, कोमान या फिर ब्रिंगा ओडिशा, पोदू या फिर पेंदा आंध्र प्रदेश, कुमारी वेस्टर्न घाट्स। इधर से एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको, शायद से मिल जाए वो।
ये देख रहे हो, इसलिए मैं आपको बोल रहा था 10th क्लास की चीज़ आप अपना दिमाग 10th क्लास पे लेकर जाओ। देखो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग यहाँ पर गिवन है, और इसके बाद इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो कि अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। वो छोड़ो, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो नाम थे ना, इट इज़ झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। पामलू इसको बोलते हैं मणिपुर में, दीपा इन द बस्तार डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़, एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो यहाँ पर ऐड कर लेना, दीपा इसको बोला जाता है बस्तार डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़, दीपा बस्तार डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गई हमारी इंडिया की बात। देश के अलग अलग कोनों में क्या बोला जाता है, दुनिया के अलग अलग कोनों में मतलब इसका क्या नाम है। ठीक है, ये देखो, पहले इंडिया के अंदर और जान लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था बेवार और धैया इन मध्य प्रदेश, पोदू और पेंथा इन आंध्र प्रदेश। यहां पर जो उड़ीसा है ना, उड़ीसा के अंदर क्या लिखा था, कोमान या फिर ब्रिंगा। ठीक है, कोमान या फिर ब्रिंगा। एक नाम और है पामा दाबी, पामा दाबी। पामा दाबी, कुमारी वेस्टर्न घाट्स, वालरेन वॉल्टर इन साउथ राजस्थान, खिल इन हिमालयन बेल्ट, खिल इन हिमालयन बेल्ट। खिल इन हिमालयन बेल्ट। उसके बाद है यहाँ पर कुरुवा इन झारखंड। कुरुवा तो था ना यहाँ पर, कुरुवा तो है। ठीक है, जूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। दुनिया के अलग अलग कोनों में इसका नाम जानते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इसको बोला जाता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को बोला जाता है मिल्पा इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। कोनुको इन वेनेजुएला, रोका इन ब्राजील, मसोल इन सेंट्रल अफ्रीका, लदांग इन इंडोनेशिया एंड रे इन वियतनाम। श्रेया आराम से लिखना, उसको गैप दे देकर देख लेना कौन सा क्या है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, और इनमें से कुछ अगर रह जाए तो वो आप लोग यहाँ से क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने कहा अब वो पीडीएफ के अंदर मैं अलग से कैसे इनकॉर्पोरेट करता, तो मैंने कहा मैं आपको वो कर देता हूँ, बता दूंगा मैं 10th क्लास का, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है। और मैंने यहाँ पर आपको ये एक फ़ोटो भी शेयर कर दिया आप सबको। ठीक है, तो उसको देख लेना है, यहाँ से मैच कर लेना ज़रा। वैसे तो मैंने कॉपी पेस्ट करके दे ही दी आपके सामने आपको, फिर भी देख लेना। ठीक है, वापस आते हैं। तो हमारा यहाँ पर हो गया प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब समझ रहे हो, देखो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मेंस का हम लोग आस्पेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने लेक्चर स्टार्ट होने से पहले क्यों उतना 5-10 मिनट का ज्ञान फैला था मैं जानता हूँ उस टॉपिक की यार इंपॉर्टेंस यार। और फिर आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे ना 20-30 साल के, तो आपको पता लगेगा यार इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा टॉपिक इसके अंदर। क्योंकि देखो अभी हम 3rd पेज पर हैं, 13 पेजेस तक ये टॉपिक फैला हुआ है, पेज नंबर 13 तक, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन इंडिया। बहुत नॉलेज है इसके अंदर। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, एक मिनट रुकना, इसको हम करते हैं
टॉपिक्स को भी जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे वाला चैप्टर, इसको साथ में ही निपटा लेंगे हम लोग, ठीक है। क्रॉस चेक करने के लिए हम देखते रहेंगे बीच बीच में, फिर हम बाद में देख लेंगे इसको, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट टॉपिक जो पूरी PDF है क्लास 10 की, जब हम पहले चैप्टर कर रहे हैं तो उसके साथ हमारी हेल्प हो जाएगी इससे, ओके। ये मैंने आपको सबको सेंड कर दिया है यहाँ पर ग्रुप पे, आप लोग देख लेना। हम वापस आते हैं। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लार्जली फाउंड इन डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ मॉनसून एशिया। डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ, देखो डेंसली फॉरेस्टेड रीजन नहीं लिखा हुआ है, टर्म पर ध्यान देना, यूपीएससी फंसा देगा। डेंसली पॉपुलेटेड, जहां इंसानों की भसड़ बहुत मच रखी है। अब इंडिया के अंदर इंसानों की भसड़ कहां मच रखी होती है, कौन से रीजन्स के अंदर, ये दुनिया के किसी भी कोने के अंदर। सबसे ज्यादा लोग कहां रहते हैं, प्लेन्स में रहते हैं। अब जहां पर बात हो गई मॉनसून एशिया की, तो प्लेन रीजन ही ज्यादा प्रभावित होते हैं उनसे। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। टॉपिक से भटकना मत। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की ब्रॉडर 2 कैटेगरीज कौन सी होती है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर नंबर 1, नंबर 2 इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के फर्दर सब पार्ट्स हैं, क्योंकि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के कुछ पार्ट्स नहीं है फर्दर, उनके नाम है अलग अलग, है ना। इंडिया के अंदर बहुत सारे नाम और दुनिया के अलग अलग कंट्रीज के अंदर बहुत सारे नाम। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है, इसकी 2 कैटेगरी होती हैं, 2 प्रकार होते हैं इसके। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन। वेट पैडी कल्टीवेशन, इस पे आने से पहले आप यहां पर एक चीज जान लो। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, और हाई पॉपुलेशन प्रेशर होता है ऑब्वियसली बात है प्लेन्स में। ये एक लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है, वेयर हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। क्या ऐसा सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में करा जा रहा था, क्या कोई भी केमिकल या टेक्नोलॉजी का यूज, साइंस का यूज करा जा रहा था उसके अंदर, सॉरी नॉट साइंस, टेक्नोलॉजी का यूज नहीं, लेकिन यहां पर हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। यानी कि ये केमिकल बेस्ड फार्मिंग हो सकती है ना, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। लेकिन क्या प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कैसी है, नाम से ही क्या पता लग रहा है शानिया में श्रेया, प्रिमिटिव। पुराने जमाने के अंदर केमिकल्स वगैरह थे क्या, नहीं। ऐसे लैंड को जलाया जाता है, सिर्फ यहां पर एक ही नेचुरल मिलने वाला एक पदार्थ यूज करा जाता है नेचुरली, वो क्या है, पोटैश। लेकिन यहां पर क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन हाई डोज में, हाई डोज। तो यहां पर यहां पर आ जाओ, हमें क्या लिखना है, 2 चीजें यहां पर हाई डोज में 2 चीजें यूज होती हैं, बताओ उनको क्या कहते हैं हम लोग। एक यूज और आपका बायोकेमिकल इनपुट्स, और दूसरा पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। ये तो हम जानते ही हैं श्रेया, है ना, फर्टिलाइजर के साथ साथ पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, और उसी की हेरा फेरी के चक्कर में वो फर्टिलाइजर लीचिंग हो जाती है या केमिकल लीचिंग हो जाती है, नीचे 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 वो चला जाता है, रूट्स को सफिशिएंट प्लांट्स के मिलता नहीं है, पढ़ा था ना PMFI इसके अंदर, नाइट्रोजन साइकिल के अंदर वो सारा चला जाता है नीचे। फिर फार्मर्स उसके चक्कर में सोचते कि ये पर्याप्त मात्रा के अंदर मिल नहीं रहा जमीन को, और ज़्यादा बोरियां पटक देते हैं उसके चक्कर में। फिर वो वाटर साइकिल में ग्राउंड वाटर टेबल में वो एंटर करता है, वो पानी जहरीला बन जाता है, और खेत में भी मिट्टी में जितना पर्याप्त मात्रा के अंदर डालना चाहिए हमें, उससे ज़्यादा फार्मर्स वो डाल देते हैं, ठीक है। इससे भट्टा बैठ सकता है बहुत बड़ा। और इसी दिक्कत को दूर करने के लिए इफ्को ने क्या इंट्रोड्यूस करा था, नैनो यूरिया। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग आर डोमिनेंस ऑफ राइस या फिर पैडी क्रॉप। क्यों, ये क्या लिखा हुआ है,
पहली प्रकार की इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। वेट पैडी कल्टिवेशन। व्हाट इज पैडी? राइस, चावल। और मेज, मक्का। ठीक है। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स ड्यू टू हाई डेंस पॉपुलेशन। जितने ज्यादा लोग होंगे तो एक एक के हिस्से में कम जमीन आएगी। और ऐसा यहां पर क्यों होता है? अगर इंडिया की बात करें, ऐसा यहां पर होता है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की वजह से एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। शॉर्ट में लिखा मैंने, समझ आना। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। उसके बाद इंटेंसिव यूज ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ये भी लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है। डिफरेंस क्या है? जैसा कि हमें एनसीईआरटी बता रही है, डिफरेंस क्या है? वहां पर किसी भी प्रकार का केमिकल वगैरह कुछ यूज नहीं करा जा रहा था, लेकिन यहां पर बायोकेमिकल इनपुट्स और इरिगेशन यहां पर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। यहां पर लिमिटेड यूज ऑफ मशीनरी एंड प्रिवलेंस ऑफ मैनुअल लेबर। लिमिटेड यूज ऑफ मशीनरी एंड प्रिवलेंस ऑफ मैनुअल लेबर। और ये चीज, ये वाला पॉइंट इसे लिख दूं मैं, लिमिटेड यूज ऑफ मशीनरी यानी कि मैग्नेस प्रोडक्शन, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग, ऑल्दो एट वेरी स्मॉल लेवल। ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला पॉइंट अलग कैसे हुआ? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग थे वहां पर, यहां पर लिखा हुआ लिमिटेड यूज, कम यूज हो रहा है मशीनरी का। ठीक है, कम यूज हो रहा है, लेकिन वहां पर यूज हो रहा है क्या? बिल्कुल ही नहीं हो रहा। वहां पर क्या यूज करे जा रहे हैं? कौन से टूल्स? कौन से टूल्स? वेरी प्रिमिटिव टूल्स। अभी तक पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है श्रेया? ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर से अलग कैसे है? दो डिफरेंस बताओ प्रोमिनेंट, जल्दी फटाफट। बहुत पुराने टूल्स के ऊपर ये बेस्ड है, जहां पर कोई भी मशीन वगैरह यूज नहीं होगी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में, जबकि इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में देयर इज द स्कोप ऑफ, बट इन लिमिटेड वे। दूसरी चीज, यहां पर जब खेती बाड़ी करी जाती है तब, नहीं, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं मैं। किसी भी प्रकार का केमिकल या कोई भी जो बाहर का जो कोई भी फैक्ट्री में बना हुआ, इंडस्ट्री में बना हुआ कोई भी जो पदार्थ है वो यूज नहीं हो रहा है। यहां पर नेचुरल तरीके से आग लगाकर क्या यूज करा जा रहा है? कुदरती रूप से राख। राख के अंदर क्या है? पोटैश। और पोटैश क्या देगी? सॉइल को न्यूट्रिएंट देगी। और जबकि इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंदर केमिकल्स का यूज हो रहा है। ओके। और दोनों में कॉमन बात क्या है? कॉमन बात, ज्यादातर क्या यूज हो रहा है? कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन? लेबर इंटेंसिव। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, लोगों को नहीं पता होती हैं। कौन पढ़ रहा है बैठ कर ये एग्रीकल्चर का चैप्टर अलग से? ये हम तो पूरी बुक पढ़ रहे हैं फिर भी उसके लिए। ठीक है, आप उनका फायदा उठाओ ऐसे लोगों का। उसके बाद इसके बाद ना, ये मैं आपको पक्का गारंटी दे सकता हूं, आप चाहे इसको मतलब बहुत शिद्दत से पढ़ो, चाहे कच्चा पक्का पढ़ो, आपकी आंसर राइटिंग पक्का एनहेंस होगी इसके बाद, ज्योग्राफी में भी और इकोनॉमिक्स में भी। क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे टॉपिक जीएस पेपर दिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी के हैं, लाइक लैंड रिफॉर्म्स। वो सिर्फ अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं होता, इट इज ऑल्सो कंसर्न विद ज्योग्राफी। ठीक है। यूज ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। फार्म यार्ड मैन्योर मतलब क्या? खेती बाड़ी करते हुए कुछ पत्तियां बच गई, गली हुई सड़ी हुई सब्जियां, फूल, पत्ते, फ्रूट्स, ये बच गए, इसको गड्ढा खोद कर या कैसे भी कर क्या बना लिया जाएगा? एक मैन्योर। या फिर फार्म पर आपके गाय भैंस भेड़ बकरियां हैं, उनके यूरिन से, उनके काउ डंग से क्या बना लिया जाएगा? अगेन एक मैन्योर।
और उसको यूज करा जाएगा सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं फार्म यार्ड मैन्योर का यहां पर जैसे यूज हो रहा है टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यहां पर भले ही ये केमिकल्स हैं लेकिन ये बायोकेमिकल्स हुए। तो यहां पर मैं ऐसा कह सकता हूं यहां पर थोड़ा सा स्कोप मुझे दिख रहा है, थोड़ा सा ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी। हाँ या ना? हाँ या ना? और इससे अब आपको एक बात समझ में आई, दिमाग में कुछ भ्रम तो नहीं चल रहा था अभी तक बायोकेमिकल वर्ड को लेकर, फर्टिलाइजर केमिकल्स वगैरह। केमिकल मतलब हमेशा नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं होती है। शायनी क्या पोटेश केमिकल नहीं हुआ क्या केमिस्ट्री के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? हुआ, लेकिन क्या वो फैक्ट्री में बना हुआ केमिकल है, नुकसानदायक केमिकल है क्या? नहीं। लॉन्ग टर्म में तो फिर सभी नुकसानदायक है, लॉन्ग टर्म में तो सभी नुकसानदायक है। कुणाल अगर हम मेन्योर बना रहे हैं तो ये थोड़ी ना कि प्लांट को एक पूरा क्या पूरा गाय के गोबर से भर देंगे हम पूरा, उसके लिए कुछ वेट करना पड़ता है, राइट? 3 से 4 महीने का। हमारे फार्मलैंड के अंदर जो वर्कर्स है कुणाल, ये जो मेन्योर काउडंग वगैरह को जो यूज करके जो बनाते हैं, जो डाला जाता है, इसकी प्रोसेसिंग बहुत स्लो होती है। इसलिए हम लोग मजबूर हो जाते हैं ना ये फर्टिलाइजर और इन सब की बोरियां लाने के लिए, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्शन साइकिल के लिए, है ना? क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है हमारी खेती में, या फिर कोई भी जो खेत है मध्य प्रदेश के अंदर उनके अंदर फार्मर फिर उतना प्रोडक्शन कर ही नहीं पाएगा श्रेया, टाइम ही नहीं होगा इतना। या तो फिर आप भर भर कर गाय का गोबर, बकरियों की पॉटी कलेक्ट कर करके गड्ढे में भरते रहो, सब्जियां भरते रहो, पत्तियां भरते रहो, और उसको 5 से 6 महीने के लिए छोड़ना पड़ता है नेचुरल फॉर्म के अंदर फर्टिलाइजर या फिर मेन्योर बनने के लिए। होता है ना गौरव ऐसा खेती बाड़ी के अंदर, जानते हो कि ये चीज तो। और यही एक किसान का आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है गौरव, है ना? कुदरती रूप से गाय गोबर दे रही है, गाय यूरिन दे रही है, इवन हम भी अपने वॉशरूम का वेस्ट को मैन्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कुदरती रूप से इसमें टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? और क्या इतना मैन्योर पैदा हो जाएगा कुणाल कि इतने बड़े खेत के अंदर डल सके? वो इतनी गाय भैंस बकरियां होती है किसी के पास? बहुत कम लोगों के पास, 1 to 2% फार्मर्स ओनली, राइट? अपने पूरे बफेलो लैंड की मिलाकर कुणाल जितनी गाय भैंसे हैं सारी की सारी मिलाकर सारे के सारे खेत में नेचुरल रूप से मैन्योर डल सकता है उनका उनका यूज करके, उनके काउडंग का, उनके यूरिन का यूज करके? नहीं डल सकता। इसलिए श्रेया, आधा कच्चा पक्का काम करने से बेटर है उस मैन्योर को हमारी फैमिली में ना, जैसे मैं आपको बताऊं, गार्डनिंग के लिए यूज करा जाता है। बाकी मजबूर है सारे के सारे फार्मर्स, इवन हमारे फार्मलैंड्स में ये जो वर्कर्स काम करते हैं, कि बाहर से ही फर्टिलाइजर्स और ये सब खरीद के लाने पड़ते हैं। कुणाल नैनो यूरिया सुना है मध्य प्रदेश में है कहीं, दुकान वुकान पे मिलता है? अच्छा, होने लगा। अच्छा, ये बॉर्डर मतलब हर जगह आ गई है। गौरव आपके उधर आई है यूपी में? हाई यील्ड पर यूनिट एरिया बट पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो। इससे क्या होता है? हाई यील्ड पर यूनिट एरिया, इसका मतलब क्या? एक पर्टिकुलर एकड़ या हेक्टर ऑफ लैंड या उसका कुछ पार्ट हो, एक जमीन से ज्यादा खपत हो जाएगी, प्रोडक्शन हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा, बट लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? हाई यील्ड का मतलब क्या? हाई प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, एक एरिया से जितनी प्रोडक्शन हो सकती है वो ज्यादा हो रही है, बट पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो। पर यूनिट ऑफ एरिया लैंड में ना वो लेबर प्रोडक्टिविटी काफी कम है, ज्यादा लेबर यूज नहीं होते हैं, या फिर एक लेबर जितनी प्रोडक्शन कर सके, लेबर यूज नहीं होते सॉरी, एक लेबर जितनी प्रोडक्शन कर सके उससे कम कर रहा है अब। हाँ, तुम्हारा फेवरेट वर्ड बन चुका है, कोई भी किसान काम ना कर रहा हो उसको ब्लेम लगा दो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट का।
क्या पता उसके पास इनपुट्स ना हो श्रेया, क्रेडिट ना हो, टेक्नोलॉजी ना हो, कुछ ना हो, है ना। किसान खाली बैठा हुआ है, श्रेया का दुश्मन। हाँ, उतने लोगों की जरूरत नहीं है, और वो लेबर जो है वो प्रोडक्टिविटी भी कम करके ही दे रहा है। उसके बाद एक तो हो गया इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन, दूसरा डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी। शाइनी अगर पीडीएफ से नहीं पढ़ते हो ना तो ये वाली बुक ले लेना, अच्छी बुक है अपने लिए, जीएस पेपर 3 के लिए और इवन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के लिए, है ना। बहुत सारे टॉपिक्स इसके कवर हो जाएंगे। मतलब अगर पीडीएफ से पढ़ने की आदत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं कभी पीडीएफ नहीं डालूंगा, मैं तो दे ही देता हूँ। इनसे चाहो तो इनसे नोट्स बनवा लेना फटाफट, इनके चाहो तो इनके पेन निकलवा लेना, और बुक लेनी तो बुक ले लेना। मतलब आप सबके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। अब चाहे आप डिजिटल फॉर्मेट में पढ़ो चाहे फिजिकल फॉर्मेट में पढ़ो, वो आपकी मर्जी। लेकिन आप ये नहीं कर सकते, ये अफोर्ड मत करना कि मेरे लेक्चर सुन लिए बस, जो नोट्स हैं यहाँ पर बना लिए, उसके बाद कभी नहीं देख रहे इस पीडीएफ को। जितने बार पढ़ोगे उतनी बार नई इंसाइट मिलेगी इसके अंदर। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी, मतलब बाकी क्रॉप्स की यहां पर बात हो रही है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में, चावल के अलावा। तो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर दे आर सिमिलर टू दोज डोमिनेटेड बाय वेट पैडी। सारी ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है? डोमिनेशन ऑफ, ये क्रॉप हटा देते हम, डोमिनेशन ऑफ पर्टिकुलर क्रॉप जो भी ग्रो हो रहा है, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होने की वजह से लैंड का बहुत ज्यादा यूज करा जा रहा है विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग यहां पर यूज होती है। मशीनरी का यूज बहुत लिमिटेड है, देयर इज हाई प्रेवलेंस ऑफ मैनुअल लेबर, मैगनाइज प्रोडक्शन या कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग यूज हो रही है बट एट वेरी लो स्केल, स्मॉल लेवल। यूज ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, कुछ प्रकार की ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज हो रही है और इसी को बोला जा रहा है बायोकेमिकल इनपुट्स। एंड हाई यील्ड पर यूनिट एरिया बट पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो, समटाइम्स इट इज वेरी लो। तो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर ये बिल्कुल सिमिलर है, जो कि ऊपर हमने पढ़ी कितनी, 1 2 3 4 5 6 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो कि डोमिनेट होता है बाय वेट पैडी कल्टीवेशन, एक्सेप्ट दैट इरिगेशन इज ऑफन यूज्ड। ऊपर में इरिगेशन कहीं पर भी दिख रहा था आपको? नहीं। और अगर श्रेया अच्छा इरिगेशन अगर यूज करना है तो एक चीज क्या चाहिए, एक चीज क्या चाहिए और एक्स्ट्रा? अगर बढ़िया बढ़िया से इरिगेशन यूज करना, अगर हमें नॉन फ्लो, मतलब सॉरी कॉन्टिन्यूस फ्लो विदाउट स्टॉपेज, वो तो इरिगेशन के प्रकार ही हुए। आपके घर में पानी ऑटोमेटिकली रिफिल हो जाता है, वो किसकी मदद से होता है? पावर। समझ गए? इरिगेशन में बार बार अगर ट्यूबवेल को चलाकर हमें जो वो कुणाल, वो क्या होता है जो ट्यूबवेल जहां पानी भर देता, वो ढांचा गड्ढा या जो भी है, मतलब वो, ठीक है, अगर बार बार उसको रिफिल करना है, हमें पावर तो चाहिए ना, ठीक है। हाँ, इरिगेशन वैसे यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके मन में ये चल रहा है, बाकी लोगों के मन में कि सर ये हैंडपंप को चलाने के लिए कौन सी पावर चाहिए, या फिर कोई कैनाल सिस्टम तो कौन सी पावर चाहिए, कोई तालाब से पानी भर कर मैं ला रहा हूँ तो कौन सी पावर चाहिए, नहीं चाहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहा हूँ आपके साथ कि आपको ये बोलना ही है पावर वाला पॉइंट। मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि फार्मर को इधर उधर नहीं जाना है, और उसका प्रोडक्शन बेस काफ़ी सही है, और अब वो इतना सक्षम है कि कुछ बिजली से चलने वाले हथकंडे यूज कर सकता है, लाइक मोटर लगा लेना या फिर ये ट्यूबवेल लगा लेना, ठीक है। तो इसमें तो चाहिए पड़ेगा पावर, पावर सप्लाई। अब देखो शाइनिंग श्रेया धीरे धीरे बढ़ रही ना एनालिसिस की। देखो पावर का एलिमेंट अभी तक श्रेया हम यूज नहीं करते थे कभी भी अपने डिस्कशन में, कोई भी सब्जेक्ट जब हम पढ़ते थे। यही मैं आपको बता रहा था, ऐसे आंसर राइटिंग इलेंस होगी। इरिगेशन के साथ आज के बाद जिंदगी में हमेशा क्या वर्ड यूज करोगे? इरिगेशन अलॉन्ग विद पावर। अब वो राइटर की मर्जी, वो चाहे किसान को गरीब समझ रहा है चाहे अमीर समझ रहा है, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर आर सिमिलर टू दोज डोमिनेटेड बाय वेट पैडी इरिगेशन, वेट पैडी कल्टीवेशन, एक्सेप्ट दैट इरिगेशन इज ऑफन यूज्ड। एग्जांपल, कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, व्हीट के लिए टेल मी टेम्परेचर, जल्दी बताओ। 17 से
20 डिग्री सेल्सियस। और टेल मी सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल 75 to 100। ठीक है, ये सारी लिस्ट हम प्रिपेयर करेंगे धीरे धीरे करके। अभी सिर्फ हम वीट को जान रहे हैं, तो वीट का हमें एक कंठस्थ तरीके से याद हो गया। अगर गेहूं की खेती होनी है, इन एग्जांपल के तौर पर मतलब ये बता रहा राइटर आपको, एग्जांपल कल्टीवेशन ऑफ वीट इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडो गैंजेटिक प्लेन्स एंड कल्टीवेशन ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स अभी आपने जान लिया ना। अच्छा, मिलेट्स कैसा अनाज होता है, ड्राई अनाज के वेट अनाज? ड्राई होता है। वेट पैडी को बोल सकते हैं यार। देखो, वेट का मतलब ये नहीं होता कि आप टच कर रहे हो और वो गिलगिला सा है, गीला गीला है। काइंड ऑफ पानी जिसमें यूज हो रहा है, मैं उसको वेट और ड्राई अनाज बोल रहा हूँ। ठीक है, मिलेट्स कैसे हैं? ड्राई हैं। शाइनी, मिलेट्स को खाने से पेट को क्या मिलता है? सुकून मत बोलना प्लीज। क्या मिलता है? फाइबर मिलता है, फाइबर। ठीक है, बहुत ज्यादा फाइबर होता है मिलेट्स में। तो वीट इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडो गैंजेटिक प्लेन। यार रोटी में एक चीज होती है ना, कार्बोहाइड्रेट के अलावा एक चीज और होती है, ग्लूटेन होता है रोटी में कि नहीं होता? होता है। कई लोग जैसे कहते हैं कि रोटी नहीं खानी चाहिए, या उनको मतलब मना करा होता है डॉक्टर ने, तो वो क्यों? ग्लूटेन की वजह से करा होता है। अच्छा, और दूध में भी होता है ग्लूटेन क्या? लैक्टोज होता है। अच्छा, ग्लूटेन तो नहीं होता ना दूध में? अच्छा, ठीक है। तो कल्टीवेशन ऑफ व्हीट इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडो गैंजेटिक प्लेन्स एंड कल्टीवेशन ऑफ मिलेट्स इन ड्राई पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया। अब देखो यहां पर इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, बगल में पानी का स्रोत है। अब कैसे भी पानी वो खींचा चला रहा हो, चाहे आप खुद भरकर ला रहे हो, बाल्टी भर भर कर, मोटर लगा रखी है, ट्यूबवेल लगा रखा है, इरिगेशन तो यूज होगा ना वीट की खेती में। गेहूं की खेती में कुणाल, खेतों में पानी यूज होता है। गौरव, या ड्राई छोड़ दिया जाए तब भी ग्रो कर जाएगा? पानी यूज होता है, सही मात्रा में, अच्छी खासी मात्रा में यूज होता है। चावल जितना तो नहीं, लेकिन होता है फिर भी। ठीक है। और मिलेट्स जब ये उगाए जाते हैं इन ड्राई पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया, यहां पर कल्टीवेशन इनकी होती है। लेकिन 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 पॉइंट ये है, कुछ पर्याप्त मात्रा के अंदर तो पानी चाहिए पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कॉटन के लिए एक बूंद भी पानी नहीं चाहिए क्या? कहीं पर भी सूखी रेत पर डाल दूं मैं बीज उसके, रुई के? ऐसा तो नहीं हो सकता। यहां पर देखो, एक बात याद रखना, इसने इंटेंसिव फॉर्म ऑफ इरिगेशन नहीं बोला है, इसने बोला ऊपर वाले सारे फैक्टर्स आएंगे। बस इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी, इसके अंदर क्या होगा? इरिगेशन इज ऑफन यूज्ड। अब वो जो पैडी मेरी बात कर रहा है, आपके दिमाग में आया होगा कि पैडी में सर इसने क्यों नहीं लिखा ये इरिगेशन वाला पॉइंट? क्योंकि पैडी ग्रो ही ऐसी जगह पर हो रहे हैं, वहां पर इरिगेशन के पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं है। पैडी वर्ड आना यानी कि पानी के ऊपर ही खड़ा हुआ है वो क्रॉप। गीले रहते हैं वो खेत हमेशा जहां चावल की खेती होती है। हमने बस आज एक एक्सेप्शन जानी यहां पर। कहां गया वो? अपलैंड राइस। जनरली अपलैंड वैसे किसको बोलते हैं ज्योग्राफी के अंदर? हाँ, तो क्या होता है मतलब ज्योग्राफी के अंदर एक शब्द में क्या बोलते हैं उसे? प्लेन से थोड़ा सा ऊपर हो सकता है वो, एक प्लेट्यू भी हो सकता है, थोड़ा सा हिली स्ट्रक्चर भी हो सकता है। प्लेन से थोड़ा सा ऊपर होगा। लेकिन पहला फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर समझ में आया? सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। कितने तरीके के सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होते हैं? दो तरीके के, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस और इंटेंसिव। इंटेंसिव फर्दर कितने तरीके का होता है? दो तरीके का, डोमिनेटेड बाय पैडी एंड अदर, डोमिनेटेड बाय पैडी अदर देन, डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी, क्रॉप्स अदर देन पैडी। ठीक है। यहां पर आपको यानी कि क्या देखने को मिला, क्या सीखने को मिला? जर्नली खेती बाड़ी, मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। जर्नली यहां पर खेती बाड़ी क्या बहुत बड़े लार्ज स्केल पर हो रही है? नहीं हो रही, लार्ज स्केल पर नहीं हो रही। क्या यहां पर कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन का यूज करा जा रहा है क्या? जर्नली नहीं करा जा रहा।
क्या मशीन्स का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है यहां पर? मैकेनाइज प्रोडक्शन है? नहीं है। क्या यहां पर पर्पस है मार्केटिंग करना, प्रॉफिट कमाना, एग्रीकल्चर को धंधा बनाना? नहीं। इसका रूल ही क्या होता है, चाहे कोई भी टाइप आप पढ़ लो, खुद का गुजारा। यहां पर क्या फैक्ट्री में बनने वाले जो केमिकल्स होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, बीडिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, वो यूज करे जाते हैं क्या? नहीं। नेचुरल फॉर्म ऑफ केमिकल्स यूज करे जाएंगे, लाइक पोटैश, या फिर बायोकेमिकल्स लाइक क्या हो गया? अभी बताया ना मैंने आपको, बायोकेमिकल्स जैसे पोटैश तो यूज हो रहा है, मैन्योर, फार्म मैन्योर, ठीक है, जो कि यूज हो रहा है। ओके, यहां पर क्या यूज हो रहा है? फार्म यार्ड मैन्योर। उसके बाद बस इतना, ठीक है, आपको ये सब चीज़ें पता लगी होगी। हाँ, बेसिक डिफरेंस बताना जरा मुझे, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन, ये अलग कैसे होता है डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी? सारे फैक्टर्स ऊपर वाले नीचे उतरेंगे, एक्सेप्ट दैट इरिगेशन इज ऑफन यूज्ड, ठीक है, क्लियर हो गया? और ये नाम आपको याद करने हैं सारे के सारे, ठीक है, कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है हमारे देश के अलग अलग राज्यों में क्या किस नाम से बुलाया जाता है, और कंट्री वाली लिस्ट तो मैंने आपको दे ही दी यहाँ पर, ठीक है। जैसा कि एक बार क्लियर कर मैं इसको पढ़वा दूँ, मिल्पा बोला जाता है मेक्सिको में और सेंट्रल अमेरिका में भी, मिल्पा इन मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, कोनुको इन वेनेजुएला, रोका इन ब्राज़ील, मसोले इन सेंट्रल अफ्रीका, लदांग इन इंडोनेशिया एंड रे इन वियतनाम। ये वाली बात क्लियर हुई आपको? सबको समझ में आया? अगला टॉपिक हमारा कमर्शियल फार्मिंग ही है ना, कमर्शियल एग्रीकल्चर, ठीक है, इसने इंफॉर्मेशन इतनी दी है। कह रहा है दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशन हैज रेंडर्ड लैंड होल्डिंग साइज अनइकोनॉमिकल। ये मैं आपको बता चुका ना कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस वगैरह की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया ना, शाइन जैसे मान लो आपका कमरा इतना है, ठीक है, और आपके कोई सिबलिंग हो, या फिर सिबलिंग तो नहीं है, जैसे जनरेशन जो आगे दो बच्चे हैं आपके, ठीक है, तो फिर ये इतना बढ़ जाएगा फिर उनमें, ठीक है, फिर उनके दो दो बच्चे और हो तो फिर ये इतना बढ़ जाएगा। एक एक पॉइंट शाइनी ऐसा आएगा कि वो पैर के अंगूठे पे खड़े होंगे, इतनी जमीन रह जाएगी उनके पास, अगर ऐसे डिवीजन होती रही तो। इट हैज रेंडर्ड लैंड होल्डिंग साइज अनइकोनॉमिकल एंड द फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, दस देयर इज इनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड। और ये स्पेशली कहाँ पर होता है बहुत ज़्यादा प्रेशर एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर? इन प्लेन्स। कोई रहता नहीं क्या इसके अंदर पॉइंट? ठीक है, वैसे भी हमारा पर्पस ये वाली पीडीएफ नहीं है, लेकिन फिर भी क्रॉस चेक बस मैंने एक बार ही कर लिया काफ़ी। जैसे यहाँ पर हमें ये पॉइंट मिल गया, हेडोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन, तो वो मैं साथ में दिखा दूंगा आपको, ताकि 10 बार ना अलग अलग जगह से ना पढ़ना पड़े। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।